नमस्ते। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो किसी भी रिसर्च, खासकर मेडिकल स्टडीज और बड़े-बड़े सर्वे की एक तरह से जान है। नमूनाकरण या जिसे हम सैंपलिंग कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर हमें पूरे भारत में मान लीजिए टीबी कितनी फैली है ये जानना हो, हम्म। या किसी नई दवा का असर देखना हो, क्या लाखों लोगों पर स्टडी करना मुमकिन है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं, अव्यावहारिक है वो। ये कुछ वैसे ही है जैसे घर में चावल पकाते हुए हम क्या करते हैं, कुछ दाने देखकर अंदाजा लगा लेते हैं कि चावल पके या नहीं, है ना? हाँ, बिल्कुल वही बात है। पूरी आबादी, जिसे हम रिसर्च की भाषा में पॉपुलेशन कहते हैं, उस पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना न सिर्फ महंगा है बल्कि बहुत ज्यादा समय लेने वाला भी है। और शायद नतीजे भी उतने पक्के ना हो। हाँ, कई बार कम सटीक भी हो सकता है। सोचिए, इतने बड़े काम के लिए कितने सारे लोग लगेंगे और सबका काम करने का तरीका, उनकी ट्रेनिंग, उनकी सटीकता थोड़ी बहुत तो अलग होगी ही। इससे नतीजों में गड़बड़ आ सकती है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सैंपलिंग, नमूने लेना। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। ये नमूने या सैंपल्स क्यों लिए जाते हैं, एक अच्छा सैंपल होता क्या है, और रिसर्च करने वाले से चुनते कैसे हैं? बिल्कुल। और ये जो हम आज बात कर रहे हैं, ये कुछ बायोस्टेटिस्टिक्स के स्रोतों पर आधारित है, पर इसके सिद्धांत तो लगभग हर फील्ड में काम आते हैं। हाँ, ये तो है। तो शुरू करने से पहले कुछ आसान से शब्द हैं, उन्हें समझ लेना अच्छा रहेगा। हाँ, बताइए। जिस पूरे समूह के बारे में हम जानना चाहते हैं, उसे हम जनसंख्या, पॉपुलेशन या कभी-कभी यूनिवर्स भी कहते हैं। अच्छा। जैसे जैसे किसी शहर के सारे डॉक्टर्स, या मान लीजिए 15 से 49 साल की सभी महिलाएं। बस ये जरूरी है कि इसे साफ तौर पे परिभाषित किया जाए, मतलब कौन शामिल है, कौन नहीं। ठीक है। अब अगर हम इस पूरी जनसंख्या के हर एक सदस्य से जानकारी लेकर कोई माप निकालते हैं, जैसे औसत वजन या औसत उम्र, जिससे ग्रीक अक्षरों म्यू या सिग्मा से दिखाते हैं, तो उसे पैरामीटर कहते हैं। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है क्योंकि इसमें सब शामिल हैं। पूरी आबादी का सच एक तरह से। बिल्कुल। दूसरी तरफ, जब हम उस जनसंख्या के सिर्फ एक हिस्से, यानी नमूने या सैंपल से जानकारी लेकर वही माप निकालते हैं, जैसे सैंपल का औसत वजन। हाँ, सैंपल का औसत जिसे एक्स बार या एक्स बार कहते हैं, या सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन एस, तो उसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। पैरामीटर पूरी आबादी का, स्टैटिस्टिक सैंपल का। सही। और इस सैंपलिंग का मकसद यही है। पहला, इस सैंपल स्टैटिस्टिक्स से उस अनजान पॉपुलेशन पैरामीटर का अंदाजा लगाना, और दूसरा, उस जनसंख्या के बारे में किसी सोची हुई बात या हाइपोथेसिस। ठीक है। तो आज का हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि सैंपलिंग क्यों जरूरी है। एक अच्छा, मतलब जो पूरी आबादी की सही तस्वीर दिखाए, वो प्रतिनिधि सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल कैसे चुना जाए, और इसके लिए रिसर्चर्स कौन-कौन सी अलग-अलग तरकीबें या तकनीकें अपनाते हैं। तो शुरू करें। बिल्कुल। जैसा हमने शुरू में चावल वाले उदाहरण से समझा, पूरी आबादी का अध्ययन करना अक्सर मुमकिन नहीं होता। खर्चा बहुत ज्यादा, हाँ, समय भी बहुत लगता है। और नतीजा भी शायद उतना सटीक ना हो पाए। बिल्कुल। इसीलिए लक्ष्य होता है एक ऐसा सैंपल चुनना जो उस पूरी जनसंख्या का, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, उसका सही सही आईना हो। एक छोटा मॉडल कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से। अगर सैंपल वाकई प्रतिनिधि है, तो उससे मिले नतीजे हम पूरी जनसंख्या पर लागू मान सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि थोड़ी बहुत संयोग त्रुटि, चांस एरर की गुंजाइश हमेशा रहती है। मतलब किस्मत का खेल। हाँ, कुछ हद तक। इसे हम कम तो कर सकते हैं, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते। ये सैंपलिंग का एक हिस्सा है। अच्छा, तो फिर एक अच्छा सैंपल कैसा होता है? मतलब क्या चीजें उसे अच्छा बनाती हैं? यही बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है शायद। हाँ, थोड़ी सी। कहते हैं कि एक अच्छे प्रतिनिधि सैंपल में दो खास बातें होनी चाहिए। दो? कौन सी? पहली है परिशुद्धता, प्रिसीजन, और दूसरी है निष्पक्षता, अनबायस्ड कैरेक्टर। परिशुद्धता और निष्पक्षता, प्रिसिजन एंड अनबायसनेस। ठीक है, तो पहले प्रिसिजन की बात करते हैं। इसका क्या मतलब है? प्रिसीजन का सीधा लेना देना सैंपल के आकार, यानी साइज से है। साइज मैटर्स। हाँ, बिल्कुल। सैंपल में कितने लोग या कितनी इकाइयां शामिल हैं, ये बहुत मायने रखता है। आमतौर पर अगर सैंपल बहुत छोटा है, मान लीजिए 30 लोगों से कम का। 30 से कम? हाँ, एक मोटा मोटा नियम है ये। तो अगर 30 से कम का सैंपल है, तो उसके नतीजों पर पूरी तरह भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो अविश्वसनीय हो सकते हैं। अरे हाँ, इसके कुछ उदाहरण तो मैंने पढ़े थे, बड़े चौंकाने वाले हैं। जैसे जैसे वो एंटीबायोटिक दवाओं के आने से पहले का किस्सा है। टाइफॉइड या लोबर निमोनिया जैसी बीमारियों में
मृत्यु दर मतलब डेथ रेट करीब 20-30% थी। काफी ज्यादा। अब सोचिए, कोई बहुत काबिल डॉक्टर है पर किस्मत ऐसी कि उसके पास सिर्फ 3 ऐसे मरीज आए जो उस 30% मरने वालों में से थे। नतीजा क्या होगा? उसके लिए तो 100% मृत्यु दर हो गई। हाँ, और लोग उसे शायद नाकाबिल समझ बैठे। जबकि दूसरी तरफ कोई दूसरा डॉक्टर है जिसके पास बाकी 70% ठीक होने वालों में से 3 मरीज आए। उसकी मृत्यु दर 0% दिखेगी और वो हीरो बन जाएगा। बिल्कुल, गलती डॉक्टर की नहीं, उस छोटे से सैंपल साइज की है। सही कहा। एक और उदाहरण है डायबिटीज की सर्वे का। एक स्टडी में कहीं छापा गया कि सैनिकों में डायबिटीज की दर 66% है। 66%? बहुत ज्यादा है ये तो। हाँ, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो 5000 लोगों का पूरा सर्वे था, उसमें सैनिक सिर्फ 3 थे और उनमें से 2 को डायबिटीज थी। ओह, 3 में से 2? हाँ, और उनकी तुलना कर दी गई व्यापारियों से जिनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। यह दिखाता है कि सैंपल का आकार कितना भ्रामक नतीजा दे सकता है अगर वह बहुत छोटा हो। तो ये जो 30 वाला आंकड़ा है, ये क्या कोई जादू की छड़ी है? मतलब ऐसा क्यों है कि 30 से ऊपर का सैंपल ठीक माना जाता है? नहीं, ये कोई जादू नहीं है। ये सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स का एक सिद्धांत है जिसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहते हैं, उससे जुड़ा है। होता यह है कि जब आप बहुत छोटे छोटे सैंपल लेते हैं, मान लीजिए 2, 4 या 10 लोगों के, तो उनके औसत मीन एक दूसरे से और पूरी आबादी के असली औसत से काफी अलग अलग हो सकते हैं। उनमें उछाल ज्यादा होता है, वेरिएशन ज्यादा होता है। हाँ, वेरिएशन ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप सैंपल का साइज बढ़ाते हैं, मान लीजिए 30 या उससे ज्यादा, तो अलग अलग सैंपल्स के औसत एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वो पूरी आबादी के औसत के भी ज्यादा नजदीक होते हैं। संक्षेप में कहें तो छोटे सैंपल में सटीकता या प्रिसिजन की कमी होती है। अच्छा, कि अगर आपको प्रिसिजन 2 गुनी करनी है तो आपको सैंपल साइज 4 गुना बढ़ाना होगा। बाप रे, 4 गुना! मतलब ज्यादा सटीकता की कीमत चुकानी पड़ती है, ज्यादा लोगों को शामिल करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर रिसर्चर्स ये कैसे तय करते हैं कि कितना बड़ा सैंपल काफी है? क्या अंदाजे से चुन लेते हैं कि चलो 50 ले लो या 100, या कोई तरीका है? नहीं, अंदाजे से नहीं, इसका बाकायदा तरीका है। ये तय होता है स्वीकार्य त्रुटि के आधार पर। स्वीकार्य त्रुटि मतलब कितनी गलती चलेगी? हाँ, बिल्कुल। रिसर्चर को पहले यह सोचना होता है कि वो अपने अनुमान में कितनी गलती बर्दाश्त कर सकता है। मान लीजिए हम लोगों की औसत नब्ज पल्स रेट जानना चाहते हैं। ठीक है। अगर हमें लगता है कि हमारा अनुमान असली औसत से +1 बीट प्रति मिनट ऊपर नीचे हो तो चलेगा, यानी E = 1, तो हमें एक निश्चित साइज का सैंपल चाहिए होगा। कितना? एक उदाहरण के तौर पर अगर आबादी का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 8 है तो फॉर्मूले से ये 256 आता है। 256 लोग? हाँ। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि चलो ±2 बीट प्रति मिनट तक की गलती भी ठीक है, यानी E = 2, तो हमें सिर्फ 64 लोगों के सैंपल से काम चल जाएगा। ओह, काफी कम हो गया। मतलब साफ है, जितनी कम गलती मंजूर होगी उतना बड़ा सैंपल लेना होगा। और यही बात ब्लड प्रेशर या किसी बीमारी की दर जैसी चीजों पर भी लागू होती होगी? हाँ, बिल्कुल। चाहे डेटा मात्रात्मक हो जैसे ब्लड प्रेशर, या गुणात्मक हो जैसे किसी बीमारी का होना या ना होना, अनुपात या प्रपोर्शन, सिद्धांत वही है। ज्यादा प्रिसिजन चाहिए, कम एरर चाहिए, तो सैंपल साइज बड़ा रखना होगा। समझ गए। तो प्रिसिजन का मतलब है सही साइज। अब वो दूसरी खास बात थी निष्पक्षता, अनबायस कैरेक्टर। इसका क्या मतलब है? निष्पक्षता का मतलब है कि सैंपल चुनते समय कोई झुकाव या पक्षपात ना हो। बायस। हाँ, बायस तब होता है जब सैंपल जानबूझकर या अनजाने में आबादी के किसी खास हिस्से को जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम दिखाता है। अच्छा। इसका नतीजा ये होता है कि सैंपल से मिला औसत x बार या अनुपात p पूरी आबादी के असली औसत म्यू या अनुपात p से काफी अलग होता है। और ये फर्क सिर्फ संयोग या चांस की वजह से नहीं होता, बल्कि चुनने के तरीके में ही कोई गड़बड़ी होती है। ये एक सिस्टमैटिक गड़बड़ी है। अच्छा, तो ये बायस कैसे आ सकता है? मतलब हम कैसे गलती कर सकते हैं? कुछ उदाहरण देंगे? जरूर। मान लीजिए आप नवजात बच्चों का औसत वजन जानना चाहते हैं। ठीक है। और आपने सैंपल सिर्फ एक बहुत महंगे प्राइवेट अस्पताल से ले लिया। अब क्या हो सकता है? वहां शायद ज्यादातर अमीर घरों की महिलाएं आती हों, जिनका खान पान देखभाल बेहतर हो, तो बच्चों का वजन शायद ज्यादा निकलेगा। बिल्कुल। तो ये सैंपल पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। ये बायस्ड हो गया अमीर वर्ग की तरफ। या फिर आप टाइफाइड के इलाज की सफलता दर देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर जीपी के मरीजों को देखें, जो शायद बीमारी के शुरू में ही पहुंच जाते हैं। हाँ, और शायद ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इलाज में सहयोग करते हैं,
तो उनकी सफलता दर की तुलना आप सीधे सरकारी अस्पताल के मरीजों से नहीं कर सकते हैं, जहां शायद मरीज देर से पहुंचते हों, बीमारी बढ़ चुकी हो और वो गरीब तबके से हों। हाँ, ये तो सेब और संतरे की तुलना हो गई। सही कहा, दोनों ही ग्रुप अपने आप में पूरी आबादी का सही आईना नहीं है। इसी तरह अगर आप टीबी कितनी फैली है ये जानने के लिए सर्वे सिर्फ किसी बहुत अमीर कॉलोनी में करें या सिर्फ किसी झुग्गी बस्ती में करें, तो नतीजा पूरे देश के लिए सही नहीं होगा। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। मतलब सैंपल चुनते समय हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हम अनजाने में भी किसी एक ग्रुप की तरफ झुक ना जाए। बिल्कुल, कभी कभी तो चुनाव जानबूझकर सीमित होता है, वो ठीक है। जैसे अगर हमें सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चों में ही कोई बीमारी देखनी हो तो वो बायस नहीं है, वो हमारी स्टडी का दायरा है। हाँ। लेकिन अक्सर बायस अनजाने में आता है। जैसे आपने प्रश्नावली भेजी पर जवाब सिर्फ कुछ खास तरह के लोगों ने ही दिया, जो ज्यादा उत्सुक थे या जिनके पास ज्यादा समय था। जो शर्मीले थे या व्यस्त थे उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो जवाब देने वाले न देने वालों से अलग हो सकते हैं। हाँ, या लोग कुछ आदतों जैसे स्मोकिंग या बीमारियों को छिपाने के लिए सही जानकारी न दें। ये सब बायस पैदा कर सकते हैं। पुरानी बातों पर आधारित स्टडीज, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज में, मतलब जो पीछे मुड़कर देखती हैं, उनमें बायस से बचना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जो हो चुका उसे बदल नहीं सकते। हाँ, जबकि आगे की योजना बनाकर की जाने वाली स्टडीज, प्रोस्पेक्टिव स्टडीज में, ये कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। इसीलिए अच्छी रिसर्च में अक्सर सिंगल या डबल ब्लाइंड तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें मरीज या डॉक्टर या दोनों को पता नहीं होता कि कौन सी दवा दी जा रही है। हाँ, और कंट्रोल ग्रुप्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि तुलना निष्पक्ष हो सके। ठीक है, तो हमने समझा कि सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए प्रिसिजन के लिए और चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए बायस से बचने के लिए। पर सवाल ये है कि ये निष्पक्ष चुनाव करें कैसे? मतलब प्रैक्टिकली कैसे करें? क्या आंख बंद करके भीड़ में से किसी को भी पकड़ लें? यहीं पर शायद वो अलग-अलग सैम्पलिंग तकनीकें काम आती होंगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए ही कुछ खास तरीके या तकनीकें ईजाद की गई हैं, जिन्हें हम मोटे तौर पर संभाविता नमूनाकरण, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हाँ, इनका मूल सिद्धांत ये है कि आबादी के हर इकाई, चाहे वो व्यक्ति हो, घर हो या कुछ और, के चुने जाने की एक ज्ञात, नोन और अक्सर बराबर प्रोबेबिलिटी होती है। कोई अपनी मर्जी से नहीं चुन रहा। अच्छा, मतलब किस्मत का रोल है पर सबके लिए बराबर। हाँ, एक तरह से। और इसका एक बड़ा फायदा ये है कि हम गणितीय रूप से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सैंपल के नतीजों में संयोग या चांस की वजह से कितनी त्रुटि, सैंपलिंग एरर हो सकती है। अच्छा, तो क्या है ये तरीके? सबसे आसान वाला कौन सा है? सबसे बुनियादी और शायद सबसे जाना माना तरीका है सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, या जिसे SRS कहते हैं। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हाँ, इसका सिद्धांत बिल्कुल सीधा है। हर किसी को चुने जाने का बराबर और स्वतंत्र मौका। जैसे लॉटरी में सबका नाम डाल दो और बिना देखे पर्ची निकाल लो। तो ये कब इस्तेमाल होता है? ये तरीका तब सबसे अच्छा काम करता है जब आबादी बहुत बड़ी ना हो, एक जैसी हो, मतलब उसमें बहुत ज्यादा अंदरूनी ग्रुप ना हो, जिसे होमोजीनियस कहते हैं, और हमारे पास उस आबादी के सभी सदस्यों की पूरी लिस्ट हो, जिसे सैंपलिंग फ्रेम कहते हैं। जैसे किसी अस्पताल के एक वार्ड के सारे मरीज। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो क्या सच में पर्चियां डालकर लॉटरी निकाली जाती है या कोई और तरीका है? लॉटरी एक तरीका है, खासकर छोटी आबादी के लिए। मान लीजिए 100 मरीज हैं और हमें 10 चुनने हैं। सबके नाम या नंबर अलग अलग पर्ची पर लिखकर एक डिब्बे में डालें, अच्छे से मिलाएं और फिर एक एक करके 10 पर्चियां निकाल लें। अच्छा, अगर कोई नंबर दोबारा आ जाए तो उसे छोड़कर अगली पर्ची निकाल लें। ठीक है। और दूसरा और ज्यादा वैज्ञानिक तरीका है यादृच्छिक संख्या सारणी, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स का इस्तेमाल करना। ये छपी हुई किताबें या कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जिनमें लाखों अंक बिल्कुल बेतरतीब ढंग से लिखे होते हैं। अच्छा, कैसे काम करती हैं ये? आप पहले अपनी आबादी के सभी सदस्यों को एक क्रम संख्या देते हैं, जैसे 1 से 100 तक। फिर आप उस रैंडम नंबर टेबल में कहीं से भी आंख बंद करके उंगली रखते हैं और नंबर पढ़ना शुरू करते हैं। मान लीजिए नंबर आया 05, तो आप 5वें नंबर के मरीज को चुन लेते हैं। फिर अगला नंबर पढ़ा, मान लीजिए 72 आया, तो 72वें को चुन लिया। अगर कोई नंबर 100 से बड़ा आ जाए या दोबारा आ जाए तो उसे छोड़ देते हैं। जब तक आपके 10 सैंपल पूरे न हो जाएं, ये करते रहते हैं। ये ज्यादा सिस्टमैटिक लगता है। हाँ, और आजकल तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये काम चुटकियों में करवाते हैं। बस लिस्ट डालो और बता दो कितने सैंपल चाहिए, वो रैंडमली चुनकर दे देगा। चलिए, ये तो हुआ सिंपल रैंडम, पर ये शायद बड़ी आबादी के लिए मुश्किल होगा, लिस्ट बनाना और फिर रैंडम नंबर से चुनना। हाँ, बड़ी और फैली हुई आबादी के लिए ये थोड़ा झंझट वाला हो सकता है। उसके लिए दूसरे तरीके ज्यादा कारगर हैं।
जैसे? एक बहुत ही उपयोगी और काफी इस्तेमाल होने वाला तरीका है व्यवस्थित नमूनाकरण, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मतलब इसमें कोई सिस्टम है? हाँ, ये तब बहुत काम होता है जब हमारे पास आबादी की पूरी लिस्ट हो, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। इसमें हम सबसे पहले एक सैम्पलिंग इंटरवल या नमूना अंतराल के तय करते हैं। के? वो कैसे? के निकालने के लिए हम आबादी के कुल साइज n को जितने सैंपल हमें चाहिए n उससे भाग देते हैं। k इज इक्वल टू nn। अच्छा, मान लीजिए 1000 लोग हैं, n इज इक्वल टू 1000 और हमें 100 चुनने हैं, n इज इक्वल टू 100। तो k हुआ 1000, 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है, k 10 आ गया। हाँ, अब हम 1 से k के बीच, यानी इस केस में 1 से 10 के बीच कोई एक नंबर रैंडमली चुनते हैं। मान लीजिए लॉटरी से या रैंडम नंबर टेबल से हमने 6 चुना। ठीक 6। ये 6 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। अब हम लिस्ट में से छठे व्यक्ति को चुनेंगे, फिर उसमें k जोड़ेंगे। 6 + 10 = 16। तो 16वें व्यक्ति को चुनेंगे, फिर k जोड़ेंगे। 16 + 10 = 26। तो 26वें व्यक्ति को चुनेंगे और इसी तरह लिस्ट में हर k में यानी हर 10वें व्यक्ति को चुनते जाएंगे जब तक हमारे 100 लोग पूरे ना हो जाएं। अरे वाह, ये तो सिंपल रैंडम से कहीं ज्यादा आसान लग रहा है, खासकर लंबी लिस्ट के लिए। बार बार रैंडम नंबर देखने का झंझट नहीं। बिल्कुल, ये बहुत सरल, सुविधाजनक है और इसमें समय और मेहनत भी कम लगती है। तो क्या इसमें कोई नुकसान भी है या ये हमेशा बढ़िया काम करता है? इसमें बस एक छोटा सा खतरा रहता है, अगर आपकी लिस्ट में ही कोई छुपा हुआ पैटर्न हो जो आपके इंटरवल के से मेल खाता हो। छुपा हुआ पैटर्न जैसे? मान लीजिए आपने घरों की लिस्ट बनाई है और हर 10वां घर कोने वाला है और कोने वाले घरों में रहने वाले लोग शायद ज्यादा अमीर या ज्यादा गरीब, बाकियों से अलग हों। अगर आपका के भी 10 है तो आप या तो सारे कोने वाले घर चुन लेंगे या एक भी नहीं चुनेंगे। ओहो, तब तो सैंपल बायस्ड हो जाएगा। हाँ, इसे पीरियोडिसिटी बायस कहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और लिस्ट को पहले रैंडम तरीके से शफल करके इस खतरे को कम किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बहुत अच्छा और लगभग रैंडम जैसा ही नतीजा देती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारी आबादी एक जैसी नहीं है, जैसे किसी शहर की आबादी है। उसमें अमीर लोग भी हैं, गरीब भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं, या अलग-अलग उम्र के लोग हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। क्या ऐसी सिचुएशन में सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सबसे अच्छा तरीका है? अच्छा सवाल है। ऐसी स्थिति में जहां आबादी सजातीय होमोजीनियस न होकर विजातीय हेट्रोजीनियस हो, मतलब उसमें अलग अलग तरह के समूह हों, वहां स्तरीकृत नमूनाकरण स्ट्रैटिस्फाइड सैम्पलिंग ज्यादा बेहतर नतीजे दे सकता है। स्ट्रैटिस्फाइड, स्ट्रैटा मतलब परतें या स्तर? हाँ, बिल्कुल। इसमें हम पहले पूरी आबादी को उसकी खासियतों के आधार पर छोटे छोटे अंदर से एक जैसे होमोजीनियस समूहों या स्तरों स्ट्रैटा में बांट लेते हैं। जैसे आय के आधार पर 3 ग्रुप बना लिए, निम्न आय, मध्यम आय, उच्च आय। या उम्र के आधार पर ग्रुप बना लिए, बच्चे, युवा, वयस्क, बूढ़े। या लिंग के आधार पर पुरुष, महिला। ठीक है, पहले ग्रुप बना लिए, फिर हम हर स्ट्रेटम के अंदर से अलग-अलग सैंपल चुनते हैं और इसके लिए हम सिंपल रैंडम या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ग्रुप से अलग अलग। कितने लोग चुनते हैं हर ग्रुप से? अक्सर हर स्तर से उतने ही अनुपात में प्रोपोर्शन में सैंपल लिया जाता है जितना बड़ा वो स्तर पूरी आबादी में है। इसे प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। अच्छा, मतलब अगर आबादी में 60% महिलाएं हैं और 40% पुरुष हैं, तो सैंपल में भी 60% महिलाएं और 40% पुरुष होंगी। हाँ, बिल्कुल। इससे ये पक्का हो जाता है कि आबादी के सभी जरूरी हिस्सों को सैंपल में सही नुमाइंदगी मिले। कोई भी रूप छूटता नहीं है या कम रिप्रेजेंट नहीं होता। तो इसके फायदे क्या हुए? पहला फायदा तो यही कि प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन बेहतर होता है। दूसरा, अगर हर स्तर अंदर से ज्यादा होमोजीनियस है तो कुल मिलाकर सैंपल से मिलने वाले नतीजे ज्यादा सटीक होते हैं, मतलब उनमें एरर कम होता है। और क्या कभी ऐसा करते हैं कि किसी ग्रुप से जानबूझकर ज्यादा सैंपल लें? हाँ, कभी-कभी ऐसा भी करते हैं। इसे डिसप्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। मान लीजिए कोई ग्रुप आबादी में बहुत छोटा है, लेकिन उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ अनुपात के हिसाब से सैंपल लेंगे, तो शायद उस ग्रुप के बहुत कम लोग सैंपल में आएंगे
और उनके बारे में ठीक से कुछ पता नहीं चल पाएगा। हाँ, जैसे शायद 10 लोग ही आए। हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम उस छोटे ग्रुप से जानबूझकर ज्यादा बड़ा सैंपल जैसे 50% या 100% भी ले सकते हैं, ताकि उस ग्रुप का भी ठीक से विश्लेषण हो सके। बस बाद में जब पूरी आबादी के लिए नतीजा निकालना होता है तो गणितीय रूप से उसका वजन वेट एडजस्ट कर देते हैं। समझ गए। तो ये हो गया स्ट्रैटिफाइड, यानी पहले ग्रुप बनाओ, फिर हर ग्रुप से रैंडमली चुनो। और क्या है? बड़े बड़े सर्वे कैसे होते हैं? पूरे देश का सर्वे करना हो तो? हाँ, बड़े पैमाने के सर्वे जैसे पूरे देश के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS जैसे सर्वे के लिए अक्सर बहुस्तरीय नमूनाकरण मल्टी स्टेज सैंपलिंग का इस्तेमाल होता है। मल्टी स्टेज मतलब कई स्टेज या चरण। बिल्कुल, जैसा नाम से ही जाहिर है, इसमें सैंपलिंग एक बार में नहीं बल्कि कई चरणों या स्टेजेस में की जाती है। इसे ऐसे समझे जैसे आप नक्शे पर जूम इन कर रहे हो। अच्छा, कैसे? मान लीजिए हमें पूरे भारत में हुकवर्म इन्फेक्शन का सर्वे करना है। ठीक है। तो पहले स्टेज में हम पूरे देश के सभी राज्यों में से रैंडमली कुछ राज्य चुन लेंगे। मान लीजिए 10 राज्य चुन लिए। स्टेज 1 राज्य चुनना। हाँ, दूसरे स्टेज में चुने हुए हर राज्य के अंदर जितने भी जिले हैं उनमें से रैंडमली कुछ जिले चुन लेंगे। मान लीजिए हर चुने हुए राज्य से 5-5 जिले चुने। स्टेज 2 जिले चुनना। फिर तीसरे स्टेज में चुने हुए हर जिले के अंदर जितने भी तालुका या ब्लॉक हैं उनमें से रैंडमली कुछ तालुका ब्लॉक चुन लेंगे। स्टेज 3 तालुका ब्लॉक। फिर चौथे स्टेज में चुने हुए हर तालुका ब्लॉक से कुछ गांव या शहरी वार्ड रैंडमली चुन लेंगे। स्टेज 4 गांव वार्ड। और फिर पांचवें और आखिरी स्टेज में चुने हुए हर गांव या वार्ड से रैंडमली कुछ घर हाउस होल्ड चुन लेंगे और उन घरों में रहने वाले लोगों का सर्वे करेंगे। बाप रे, इतने सारे स्टेज। हाँ, ये सुनने में लंबा लगता है पर यह बहुत प्रैक्टिकल तरीका है बहुत बड़े और फैले हुए इलाके को कवर करने का। हर स्टेज पर रैंडम सैंपलिंग की जाती है। इससे हमें पूरे देश की लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि लगभग नामुमकिन काम है। हम बस हर स्टेज पर चुने हुए यूनिट्स की लिस्ट बनाते जाते हैं। हाँ, ये तो वाकई बड़े सर्वे के लिए बहुत काम का लगता है। इसमें सैंपलिंग फ्रेम लिस्ट बनाना आसान हो जाता है। बिल्कुल, इसमें लचीलापन भी काफी होता है और हम पहले से मौजूद प्रशासनिक इकाइयों जैसे राज्य, जिला, गांव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब एक और नाम मैंने सुना है जो कभी-कभी मल्टी स्टेज जैसा लगता है पर शायद अलग है। समूह नमूनाकरण, क्लस्टर सैंपलिंग। ये क्या चीज है? हाँ, क्लस्टर सैंपलिंग भी बड़े पैमाने के सर्वे के लिए है, खासकर जब आबादी बहुत फैली हुई हो और हमारे पास पूरी लिस्ट न हो। इसमें हम पहले पूरी आबादी को पहले से बने हुए समूहों या क्लस्टर्स में देखते हैं। क्लस्टर मतलब? क्लस्टर आबादी की प्राकृतिक या भौगोलिक इकाइयां हो सकती हैं। जैसे गांव में क्लस्टर हो सकता है, शहर का एक मोहल्ला या वार्ड एक क्लस्टर हो सकता है, एक स्कूल या एक फैक्ट्री भी क्लस्टर हो सकती है। ठीक है, ये तो मल्टी स्टेज की यूनिट्स जैसे ही लग रहे हैं। फर्क क्या है? फर्क यहां आता है। क्लस्टर सैंपलिंग में हम पहले इन क्लस्टर्स को ही रैंडमली चुनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पूरे इलाके से 30 गांव रैंडमली चुन लिए। ठीक, 30 गांव चुने। अब जो क्लस्टर गांव चुने गए हैं उनके अंदर हम सभी सदस्यों का या एक निश्चित संख्या में सदस्यों का अध्ययन करते हैं। रुकिए, चुने हुए क्लस्टर के अंदर सभी का या ज्यादातर का? ये मल्टी स्टेज से अलग है जहां हम चुने हुए यूनिट से फिर रैंडमली चुनते थे। हाँ, यही मुख्य फर्क है। सबसे आम क्लस्टर सैंपलिंग में चुने हुए हर क्लस्टर के अंदर मौजूद सभी योग्य सदस्यों एलिजिबल मेंबर्स का सर्वे किया जाता है। सभी का? ये थोड़ा अजीब नहीं? मान लीजिए एक गांव में 500 लोग हैं, तो क्या 500 के 500 का सर्वे करेंगे? और अगर 30 गांव चुने हैं तो? हाँ, अगर वो सभी योग्य हैं तो। ये सुनने में अजीब लग सकता है पर सोचिए, एक बार आप उस दूर दराज के गांव पहुंच गए तो वहां मौजूद सभी योग्य लोगों का सर्वे करना बजाय इसके कि वहां पहुंचकर फिर से एक रैंडम लिस्ट बनाकर कुछ लोगों को ढूंढें, ज्यादा आसान और कम खर्चीला होता है। हाँ, लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो आसान है, पर क्या इससे सैंपल कम रैंडम नहीं हो जाता? एक ही गांव के लोग तो आपस में ज्यादा मिलते जुलते होंगे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। इसे क्लस्टरिंग इफेक्ट कहते हैं। एक ही क्लस्टर जैसे एक ही गांव या मोहल्ले के लोग अक्सर कई मामलों में जैसे सामाजिक आर्थिक स्थिति, खान पान, रहन सहन एक जैसे होते हैं। इसलिए क्लस्टर सैंपलिंग से मिले नतीजे उतने सटीक प्रिसाइज नहीं होते जितने उतने ही लोगों के सिंपल रैंडम सैंपल से मिलते। इसमें सैंपलिंग एरर ज्यादा होता है। तो फिर इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि इसका बहुत बड़ा फायदा है लॉजिस्टिक्स और खर्चे में।
दूर दराज के इलाकों में जाकर रैंडमली बिखरे हुए लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल, समय लेने वाला और महंगा काम है। क्लस्टर चुनने के बाद एक ही जगह क्लस्टर पर कई लोगों का सर्वे करना कहीं ज्यादा आसान, सस्ता और तेज होता है। तो ये एक तरह से सटीकता और सहूलियत के बीच एक समझौता है। अच्छा, यानी सहूलियत के लिए थोड़ी सटीकता कुर्बान करनी पड़ती है। हाँ, WHO का EPI एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण कवरेज देखने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, वो क्लस्टर सैंपलिंग का एक क्लासिक उदाहरण है। उसमें क्या करते हैं? उसमें आमतौर पर 30 क्लस्टर, गांव या मोहल्ले, रैंडमली चुने जाते हैं। फिर हर चुने हुए क्लस्टर में टीम जाती है और तब तक घर घर सर्वे करती है जब तक उन्हें लक्ष्य आयु वर्ग, जैसे 12-23 महीने के साथ पूरी तरह से टीकाकृत बच्चे नहीं मिल जाते। अच्छा, 7 बच्चे प्रति क्लस्टर, कुल 210 बच्चे। हाँ, क्लस्टर चुनना, फिर क्लस्टर के अंदर एक रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट चुनना और फिर पास के घरों में जाकर योग्य बच्चे ढूंढना, ये फील्ड में करना ज्यादा आसान है। ठीक है, समझ गए। क्लस्टर मतलब ग्रुप चुनो और अंदर सबका सर्वे करो, या ज्यादातर का। ठीक है, कोई और तरीका बचा? हाँ, एक और है जिसका जिक्र करना चाहिए, बहुचरणीय नमूनाकरण, मल्टी फेज सैंपलिंग। मल्टीफेज? हाँ, ये मल्टी स्टेज से अलग है? हाँ, ये अलग है। स्टेज में हम यूनिट छोटी करते जाते हैं, राज्य से जिला, जिले से गांव। फेज में हम सैंपल वही रखते हैं या उसका हिस्सा, पर जानकारी अलग अलग चरणों में लेते हैं। अच्छा, कैसे? मल्टीफेज सैंपलिंग में हम पहले एक सैंपल चुनते हैं और उनसे कुछ बुनियादी जानकारी लेते हैं। फिर उसी सैंपल में से एक छोटा उपसमूह चुनते हैं और उनसे कुछ और ज्यादा गहरी या महंगी जांच करते हैं। ये प्रक्रिया कई चरणों या फेजेस में हो सकती है। उदाहरण देंगे? इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद टीबी का सर्वे है। हाँ, फेज 1। मान लीजिए हमने एक बड़ा सैंपल लिया और उन सब का बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट किया, जैसे छाती का एक्सरे या मंटू टेस्ट। ठीक है, पहला फेज स्क्रीनिंग। फेज 2। अब जो लोग इस पहले टेस्ट में पॉजिटिव आए या जिनमें टीबी के लक्षण दिखे, केवल उनका अगला टेस्ट किया, मान लीजिए थूक की जांच। ये एक सब सैंपल हो गया। सिर्फ पॉजिटिव या संदिग्ध लोगों का। फेज 3। अब जिनका थूक का टेस्ट भी पॉजिटिव आया, केवल उनका कल्चर टेस्ट किया, जो और ज्यादा पक्का लेकिन महंगा टेस्ट है। ये और भी छोटा सब सैंपल हो गया। अच्छा, तो आप देख रहे हैं हर फेज में सैंपल छोटा होता जा रहा है और जांच ज्यादा गहन और शायद महंगी होती जा रही है। हाँ, ये तरीका तो बहुत कारगर लगता है। इससे फालतू लोगों पर महंगे टेस्ट करने का खर्चा और मेहनत बच जाती है। बिल्कुल, केवल उन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिनमें बीमारी होने की संभावना ज्यादा लगती है। ये कम खर्चीला, कम मेहनत वाला और ज्यादा उद्देश्यपूर्ण ऑब्जेक्टिव तरीका है। वाह। तो आज हमने सैंपलिंग की इस पूरी कहानी को काफी गहराई से समझा। हाँ, कोशिश तो की। हमने देखा कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि पूरी आबादी को स्टडी करना अक्सर मुमकिन या समझदारी नहीं होती। फिर हमने एक अच्छे सैंपल की 2 कसौटियां देखी। प्रिसिजन यानी साइज ठीक ठाक बड़ा होना चाहिए ताकि नतीजे भरोसेमंद हो। और साइज कैसे तय करें? हाँ, वो अलाउएबल एरर वाली बात। और दूसरी कसौटी अनबायस्डनेस, यानी चुनाव निष्पक्ष हो, उसमें कोई तरफदारी या झुकाव ना हो। रैंडमनेस जरूरी है। हाँ, रैंडमनेस। और फिर हमने वो सारे अलग अलग तरीके या औजार देखे जो रिसर्चर्स इस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, रैंडम और सिस्टमैटिक से लेकर स्ट्रैटिफाइड, मल्टी स्टेज, क्लस्टर और मल्टी फेज तक। हर एक की अपनी जगह, अपनी जरूरत है। बिल्कुल, कोई एक तरीका हर स्थिति के लिए बेस्ट नहीं होता। मूल बात, जैसा मुझे समझ आया, वो यही है कि एक प्रतिनिधि सैंपल जो सही साइज का हो और बिना किसी पक्षपात के चुना गया हो, हमें ये ताकत देता है कि हम उस छोटे से ग्रुप के आधार पर पूरी बड़ी आबादी के बारे में काफी भरोसे के साथ कुछ कह सके, कुछ नतीजे निकाल सकें। हाँ, यही लक्ष्य है। वो सेब वाला उदाहरण याद आ रहा है जो स्रोत में था। किसी ढेर से यूं ही ऊपर से एक सेब उठा लें तो वो पूरे ढेर की कहानी नहीं कहता, है ना? वो सबसे अच्छा या सबसे खराब हो सकता है। हाँ। लेकिन अगर आप उस ढेर से, जिसमें हर तरह के सेब मिले हुए हैं, आंख बंद करके या बिना देखे मान लीजिए 30 सेब निकालें, तो काफी उम्मीद है कि उन 30 सेबों का जो औसत साइज या मिठास होगी वो पूरे ढेर के औसत के बहुत करीब होगी। बिल्कुल, बस जरूरी है कि आपने उठाते वक्त सिर्फ ऊपर रखे चमकदार सेब ही ना चुने हो, यानी रैंडम चुनाव किया हो। सही कहा। और जाते जाते एक सोचने वाली बात मैं छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। ये सारे सैंपलिंग के तरीके, खासकर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इस एक बुनियादी बात पर बहुत ज्यादा टिके हैं कि जिस लिस्ट या फ्रेम से हम सैंपल चुन रहे हैं, चाहे वो किसी इलाके के सब घरों की लिस्ट हो या किसी शहर के सारे वोटरों की लिस्ट हो या अस्पताल के मरीजों की लिस्ट हो, वो लिस्ट अपने आप में पूरी और सटीक है।
हाँ, ये तो मानना ही पड़ेगा। जरा सोचिए, अगर वो शुरुआती लिस्ट ही गलत हो या अधूरी हो, मान लीजिए उसमें किसी खास तबके के लोग शामिल ही ना हो, या कुछ लोगों के नाम 2 बार लिखे हों, या कुछ पते गलत हों, ओहो, तब क्या होगा? तब आप उस लिस्ट से कितना भी बढ़िया रैंडम सैम्पलिंग का तरीका अपना लें, क्या नतीजा पूरी आबादी का सही प्रतिनिधित्व करेगा? शायद नहीं। मतलब गड़बड़ तो लिस्ट में ही हो गई। तो पहला रैंडम नंबर चुनने से भी पहले यह सुनिश्चित करना कि हमारा सैम्पलिंग फ्रेम यथासंभव पूरा और सही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहां भी अनजाने बायस घुस सकते हैं। इस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि हमें याद दिलाता है कि आंकड़ों के तरीके कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो तभी कारगर होते हैं जब जमीनी हकीकत, वो बुनियाद जिस पर वो खड़े हैं, वो मजबूत हो। बिल्कुल सही कहा। ये वाकई सोचने वाली बात है। धन्यवाद।